हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझेंगे और फिर प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आखिर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? तो आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और फिर वो सिंपलर फूड ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो ब्लड में हो जाता है एब्जॉर्ब। ठीक है, अब ब्लड में एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन इस फूड का एक्चुअली यूज़ कहाँ होना है? सेल्स में। तो ग्लूकोज है ब्लड में और इसको पहुँचाना है सेल्स तक, तो ब्लड ग्लूकोज को लेके जाएगा तभी तो सेल्स तक ग्लूकोज पहुँचेगा। और फिर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो जब सेल्स तक वो फूड ग्लूकोज पहुंचेगा तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा सेल्स के अंदर और तब जाकर एनर्जी रिलीज होगी। तो ब्लड को फ्लो कराना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में, और ब्लड को फ्लो कराना है यानी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर हमें हार्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो। तो आइए पहले ब्लड को समझ लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्लड, खून के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है सेल्स। तो वही लिखा है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ये आप येलो कलर देख रहे हैं ना, ये येलो कलर क्या है? ये प्लाज्मा का कलर है। अगर ब्लड से सारे सेल्स को आप हटा दीजिए, आरबीसी हटा दीजिए, डब्ल्यूबीसी सेल्स हटा दीजिए, प्लेटलेट के सेल्स हटा दीजिए, और सिर्फ प्लाज्मा अगर बच जाएगा तो वो प्लाज्मा ये येलो कलर का होगा। तो दिस इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फ्लूइड है कि नहीं? हाँ, तो वही लिखा है कि प्लाज्मा एक फ्लूइड मीडियम है, और इसी फ्लूइड मीडियम में जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, तैरते हैं। तो ब्लड के दो पार्ट, फ्लूइड मीडियम जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इस फ्लूइड मीडियम में जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। अब इस प्लाज्मा में क्या डिसॉल्व रहता है? क्योंकि अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड अगर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा है कुछ चीज़ें उसमें होंगी। तो ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो ब्लड के प्लाज्मा में एब्जॉर्ब फूड रहता है, जो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड बना, जो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया, तो ब्लड में किस में आ गया? ब्लड के प्लाज्मा में आ गया। तो प्लाज्मा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस वेस्ट का, जैसे कि यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, एब्जॉर्ब फूड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, यानी घुला रहता है। आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन गैस जैसे डिसॉल्व हो जाती है ना, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व नहीं होती। ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, वो अभी हम पढ़ेंगे कहाँ पाई जाती है ना, लेकिन बाकी चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड के प्लाज्मा का क्या काम है, तो प्लाज्मा का जो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है? एब्जॉर्ब फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया का। और ये तीनों चीज़ें प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं, घुल जाती हैं। लेकिन ब्लड तो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन ब्लड के किस पार्ट से जुड़ा रहता है? तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। जी हाँ, ऑक्सीजन प्लाज्मा में नहीं, ऑक्सीजन आरबीसी से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विथ आरबीसी। मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। सॉल्ट्स भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन मेनली आपको यह पता होना चाहिए कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है डिसॉल्व फॉर्म में, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में वो ब्लड के किस पार्ट से होता है? आरबीसी से होता है, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, और जहाँ जहाँ फिर हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ आरबीसी जाएगा वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन जाएगा और अपने साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका ब्लड का एक सिनेरियो कि ब्लड किससे बना है और वो चीजें क्या लेके जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको पता हो गया कि ब्लड के प्लाज्मा में फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लड के आरबीसी में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अगर ब्लड फ्लो करेगा तभी तो ये सारी चीजें फ्लो करेंगी। और ब्लड को फ्लो करना क्यों जरूरी है? ताकि ये सारी चीजों को सेल्स तक पहुंचाया जाए और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाए, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, सेल्स तक फूड पहुंचाया जाए। तो अब ये होगा कैसे? उसके ये तभी होगा पॉसिबल जब ब्लड को पंप किया जाएगा। तो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा है? वो ऑर्गन है हार्ट, दिल, जो कि मसल से बना होता है। Thus we need a pumping organ to push blood around the body. तो उस पंपिंग ऑर्गन का नाम क्या है जो ब्लड को पंप करता है? दैट इज हार्ट। अब ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का पाया जाता है। तो आइए अब हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है जिसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर अपर, 2 चैम्बर लोअर। ठीक है, अब अपर चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो अपर चैम्बर को कहा जाता है आर्ट्रियम। क्या कहा जाता है? आर्ट्रियम। ठीक है, ये अपर चैम्बर हो गया। तो कितने आर्ट्रियम होंगे? 2, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। तो एक राइट वेंट्रिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, टोटल हो गए 4 चैम्बर। ठीक है, अब जरा डायग्राम से देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का। अब मैं आपसे कहूं कि ये डायग्राम दिखाया कैसे गया है? ये हार्ट, इस हार्ट को मैं अगर ऐसे काट दूं, ठीक है, इस हार्ट को मैं अगर बीचों बीच ऐसे काट दूं तो ये हार्ट कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा? 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा आगे की तरफ, एक टुकड़ा पीछे की तरफ। अब मैंने क्या किया, हार्ट को काटने के बाद आगे वाला टुकड़ा अलग कर दिया। अब पीछे वाले टुकड़े का आप ये सामने वाला हिस्सा देख रहे हो, वो ये है। हार्ट को काटने के बाद बीच में से ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया तो जो हार्ट का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो ये है। ठीक है, अब समझ लो ये ऐसे है। तो मेरा राइट हैंड इधर है, ये मेरा राइट हैंड है, तो मेरे हार्ट का इधर वाला चैम्बर भी तो राइट चैम्बर होगा। इसीलिए इधर देखो लिखा है राइट राइट। लेकिन क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं तो ये मुझे लेफ्ट दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअली राइट में। ठीक है, मतलब आप मेरे हार्ट को सामने से देखोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि इधर वाला चैम्बर जो होंगे वो राइट होंगे, इसीलिए ये राइट लिखा है। तो ये हो गया पहला चैम्बर, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये हो गया दूसरा चैम्बर, राइट वेंट्रिकल। डन, समझ में आया? फिर ये अपर चैम्बर और लेफ्ट साइड है तो हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। और फिर ये नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर मैंने आपको दिखा दिए। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और, इस हार्ट में आपने देखा होगा आधा हिस्सा नीले कलर का दिखाया गया है और ये आधा हिस्सा क्रीम कलर का दिखाया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो ब्लू कलर है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इस एरिया में, इन हिस्सों में ऐसा ब्लड फ्लो हो रहा है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और ये जो क्रीम कलर से दिखाया गया है ये हार्ट का वो हिस्सा है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, यानी कि एक चीज और आपने देखा कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है और इस चैम्बर के वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। देख लीजिए, बीच में तो ये दीवार आ गई ना, है ना, ये तो बीच में आ गया दीवार, इसको कह रहे हैं सेप्टम। तो इस सेप्टम के वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता, यानी ब्लड हमारे मिक्स नहीं होते। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। हार्ट के 2 चैम्बर में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है
और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखो डी का मतलब नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, और हार्ट के जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये क्लियर कट समझ लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो ब्लड है वो पंप तो हार्ट कर रहा है, लेकिन फ्लो कौन करेगा? फ्लो किस में करेगा? ब्लड वेसल्स में। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि घर में पानी की टंकी जो छत पे है उसमें पानी क्या करना है? भरना है। तो जो मोटर है वो पंप हो गया, वो पानी को ऊपर पुश करेगा। तो जब पानी ऊपर पुश किया जाएगा तो पानी पाइप में से होते हुए जाएगा ऊपर और टंकी में भर जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा मोटर, खून को कौन पंप कर रहा है? हार्ट। तो ये मोटर हो गया। अब यहां से जो ब्लड निकलेगा वो किसी पाइप से होते हुए जाएगा ना, उन पाइप्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। ठीक है, तो जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो हमेशा जो ब्लड को हार्ट के तरफ लाती हैं, ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं। तो यहाँ एरो क्या दिखा रहा है? ब्लड फ्लो को दिखा रहा है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ एरो का डायरेक्शन किस चीज़ को दिखा रहा है? ब्लड के फ्लो को, डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो एरो ब्लड फ्लो डायरेक्शन, ब्लड फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, तो हार्ट सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ आया? सबसे पहले ब्लड वो यहाँ आया, किस चैम्बर में? राइट आर्ट्रियम में। कौन लाया? तो हार्ट की तरफ कौन लाता है? मैंने अभी बोला वेन्स, और ये जो वेन है इसका नाम है वेना कावा, बॉडी की सबसे बड़ी वेन जो ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है राइट आर्ट्रियम में। तो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी वेना कावा। ठीक है, फिर यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये एरो ऐसे चला गया, एरो को ध्यान से देखना। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड में प्रेशर लगेगा, और फिर प्रेशर के कारण ये ब्लड यहाँ से होते हुए ये जाएगा अब कहाँ? लंग्स में। क्यों जाएगा? अरे लंग्स में अभी आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स की एल्वुलाई में ऑक्सीजन भर जाता है। तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन है और इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है तो फिर इस ब्लड को लंग्स के एल्वुलाई में भेजना पड़ेगा। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की एल्वुलाई में जाएगा, एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में, इसीलिए यहां ब्रांच अलग हो गई। तो हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ कौन लेके जाएगा? उस ब्लड वेसल्स का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, बात समझ में आ गई। पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड को लेके जाएगी, अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चला जाएगा, और एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। अब आपका ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट बॉडी में नहीं भेज सकते, क्योंकि प्रेशर से भेजेंगे तभी तो जाएगा, और लंग्स में प्रेशर लगेगा नहीं। तो वापस से उसको हार्ट में लाना है ताकि हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रेशर से पंप करे। तो अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ, तो हार्ट की तरफ है ना, हार्ट की तरफ कौन लाएगा? कोई ना कोई वेन, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो वेन क्या करती है? हार्ट की तरफ लाती है ब्लड को, और आर्टरी क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाती है। देखो ये हार्ट से दूर ब्लड को ले जा रही थी कहाँ? लंग्स में। फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद फिर ये पल्मोनरी वेन उस ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है। अब ये ब्लड कहाँ आएगा? अब ये ब्लड आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा सारा ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है,
और फिर ये रिलैक्स करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा था, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा और ये सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू, एओर्टा क्या है, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, जैसे वेना कावा लार्जेस्ट वेन थी, लार्जेस्ट वेन थी, तो आर्टरी हार्ट से दूर ले जाएगी, तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हार्ट से दूर जाएगा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। और उसी ब्लड में अब प्लाज्मा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं आपका फूड, तो फूड सेल्स तक पहुंच जाए। भाई बॉडी ऑर्गन के डिफरेंट सेल्स तक ब्लड जाएगा तो ब्लड में जो फूड है वो भी तो जाएगा, और ब्लड में जो ब्लड के आरबीसी में जो ऑक्सीजन है वो भी सेल्स तक जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी के हर सेल्स तक खाना ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड वापस आता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको सीक्वेंस पता चल गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप कह रहोगे सर ये भी तो वेना कावा है। हाँ, वेना कावा दो होती है, एक शरीर के अपर पार्ट से ब्लड को लाती है, कौन से ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। जैसे हार्ट यहाँ है, ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिमाग में है, उसको यहाँ लाना है, तो ये अपर वेना कावा लाएगी, और पैरों से मान लो कि ये वाली वेना कावा नीचे से ब्लड लेकर आएगी। ठीक है, तो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। सारे चैम्बर और सारी आर्टरीज और सारे वेन्स समझ में आ गए। ठीक है, एओर्टा समझ में आ गया है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, तो आपके हाथों की जितनी बड़ी मुट्ठी का साइज होगा आपका दिल भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगली बार ये मत कहना मैं बहुत बड़ा दिल वाला हूं। कितने बड़े दिल वाले हो ये अपनी मुट्ठी से पता लगा लोगे। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना होता है, मैंने आपको चैम्बर ऑलरेडी काउंट करा दिए। ठीक है, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हमको पता है द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। 4 चैम्बर है, बीच में दीवार है, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहां ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कभी भी ऑक्सीजन रिच ब्लड से कांटेक्ट में नहीं आता। वही चीज यहां लिखी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिच ब्लड है उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हार्ट के 4 चैम्बर है और ये अच्छे से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यानी कि मिक्सिंग को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है ये आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि आखिर डायग्राम में आधे हार्ट के आधे कलर को ब्लू से क्यों दिखाया गया है और आधे हिस्से को ये क्रीम कलर या कह लो कि लाइटिश पिंक कलर से क्यों दिखाया गया है। क्योंकि ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ब्लू कलर वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और आप देख लो कहीं भी ये कांटेक्ट में नहीं आ रहे, कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, दोनों मिक्स हो गए, अलग अलग चैम्बर में अलग अलग ट्यूब्स में ये फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसे लंग्स में भेजना जरूरी है ताकि लंग्स में क्या हो, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चला जाए और एल्विलाई का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाए, है ना। और फिर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चला जाएगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के सहारे बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बॉडी का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए लिखा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है ताकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके और ब्लड में ऑक्सीजन को भरा जा सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। अब एक चीज और, आपने देखा कि एक साइकिल मतलब राइट आर्टरियम से घुसा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहां से लंग्स में गया, फिर यहां से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस लेफ्ट आर्टरियम में आया,
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और फिर एओर्टा के थ्रू बाहर गया। तो ये पूरी एक साइकिल हुई। अब इस एक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड कितने बार एंटर कर रहा है? 2 बार। एक बार ब्लड यहां एंटर किया इस पॉइंट पर, फिर यहां से कहां गया? लंग्स में, और लंग्स से यहां से कहां गया? लंग्स में, और लंग्स से दोबारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां एंटर किया? लेफ्ट आर्टरियम यानी हार्ट में। तो एक बार यहां और एक बार यहां, यानी एक बार राइट आर्टरियम में और एक बार लेफ्ट आर्टरियम में, यानी हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार एंटर करता है एक साइकिल में। इसीलिए कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब कि हमारे ब्लड फ्लो का जो एक साइकिल है, उस एक साइकिल में ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार एंटर करता है, एक बार राइट आर्टरियम में और एक बार लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये भी आपको याद रखना है वो कौन से 2 चैम्बर है जहां ब्लड एंटर कर रहा है। तो राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, बात समझ में आ गई? वही चीज यहां लिखी थी। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एक बार ब्लड कहां आ गया? सबसे मोटा चैम्बर ये वेंट्रिकल वाला। देखो वेंट्रिकल की दीवारें आप देखो, आर्टरीज के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा मोटी है। देखो ये दोनों वेंट्रिकल है, और दोनों वेंट्रिकल की दीवारें ऑरिकल्स की दीवारें से, आर्टरियम की दीवारों से पतली, मतलब आर्टरियम की दीवारें पतली हैं, वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही तो ब्लड फिल हो जाता है और तब इसे पंप करना पड़ता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा और जब ये पंप करेगा तभी तो एओर्टा के थ्रू ब्लड बॉडी में जाएगा। तो पंप तेजी से कैसे कर पाएगा? जब दीवारें मोटी होंगी तभी तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की दीवारें थिक होती हैं ताकि वो ज्यादा प्रेशर से ब्लड को क्या कर सके? बॉडी में पंप कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई? और सबसे ज्यादा थिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। तो वही लिखा है कि दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो फाइनली जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया, तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू निकलेगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा? अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स तक पहुंच जाएगा। और वही चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरियम। वेंट्रिकल्स की दीवारें थिक क्यों होती हैं उसका ये रीजन लिखा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है, तो पंप तभी कर पाएंगे जब प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर तभी ज्यादा लगेगा जब वेंट्रिकल्स की दीवारें क्या हो? थिक हो। ठीक है, वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड। अब देखो ये वॉल्व की बात आई। अब ये वॉल्व है कहाँ? जरा ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा है? ये वाला हिस्सा, ये और ये वॉल्व है, ये और ये वॉल्व है। तो ये वॉल्व दिख रहा है अगर, तो ये वॉल्व गेट की तरह होता है। ठीक है, हमारे हार्ट में आपने सुना होगा, अरे उसके दिल का वॉल्व, हार्ट का वॉल्व खराब है, तो ये उसी वॉल्व की बात हो रही है ना? तो ये वॉल्व है, ये गेट की तरह होता है। अब आप बताओ, ब्लड राइट आर्टरियम से ये ब्लड कहाँ पहुंच गया? मान लेते हैं राइट वेंट्रिकल में। तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? इसके बाद क्लोज हो जाएंगे। अगर क्लोज नहीं हुए तो ब्लड को तो जाना था इधर, लेकिन अगर ये वॉल्व खुले रह जाएंगे तो थोड़ा बहुत ब्लड वापस पीछे राइट आर्टरियम में आ जाएगा ना। लेकिन हमको क्या करना है? हमको सारा का सारा ब्लड कहां भेजना है? यहां से फिर लंग्स में भेजना है। तो वॉल्व बंद हो जाएगा तो ब्लड पीछे राइट आर्टरियम में तो जाएगा नहीं। एक बार आ गया, अब वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि ये वॉल्व बंद हो गए, ये रास्ता बंद हो गया। ठीक है, तो फिर सारा ब्लड किधर जाएगा? लंग्स में। ठीक उसी तरह एक बार जब ब्लड वापस हार्ट में आया, कहाँ? लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड दोबारा लेफ्ट आर्टरियम में ना जा पाए। फिर जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारा ब्लड ऐसे बाहर निकले।
तो एक बार आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया तो वो वापस ना आ जाए, इसलिए हार्ट में वॉल्व दिए रहते हैं। तो वॉल्व इंश्योर क्या कर रहे हैं कि ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। वॉल्व इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। एक बार आर्टरियम से वेंट्रिकल में चला गया तो वापस वो पहले पीछे ना आए, ठीक है। तो ब्लड के बैक फ्लो को, हार्ट के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम हार्ट में पाए जाने वाले वॉल्व करते हैं। और यही वॉल्व खराब हो जाते हैं तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है ना। बात समझ में आ गई। तो हमेशा जो हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो हमेशा आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ होगा। यहां पे देखो आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ, एरो क्या दिखा रहा है, आर्टरियम से वेंट्रिकल। यहां भी आर्टरियम से वेंट्रिकल। तो जो ब्लड का फ्लो है उसका जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो आर्टरियम से आर्टरिया मतलब प्लूरल है, ठीक है। तो आर्टरियम से वेंट्रिकल ये प्रॉपर डायरेक्शन है। लेकिन वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड आर्टरियम में ना जाए, यानी ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसको रोकने का काम, इसको इंश्योर करने का काम वॉल्व करते हैं, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है वॉल्व, ये वॉल्व है। तो इसका भी फंक्शन समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट आर्टरियम। अब एक बार ब्लड में, हार्ट में, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन, यानी ब्लड में जो एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन था वो एक बार ब्लड में आ गया। अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, साफ ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये लंग्स से दोबारा हार्ट में आएगा, तो दोबारा कौन लाएगा और कहां आएगा? दो क्वेश्चन है आपसे, आप बताओ। तो लंग्स से ये तो लेकर गए थे लंग्स तक, फिर लंग से पल्मनरी वेन, लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मनरी वेन्स कहां लेकर आएंगी, यहां लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आएंगे। तो वही लिखा है कि द ऑक्सीजन रिच फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट आर्टरियम। तो ब्लड कहां आ गया, लंग से जो ब्लड आएगा सबसे पहले किस चैम्बर में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, यानी यहां आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। अब जिस समय ये ब्लड कहां आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में, तो उस समय ये रिलैक्स मोड में होगा। वो चैम्बर जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, रिसीव करते समय वो चैम्बर हमेशा रिलैक्स मोड में होना चाहिए। तो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में, तो उस समय लेफ्ट आर्टरियम क्या रहेगा, रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। क्योंकि रिलैक्स रहेगा तभी जगह ज्यादा बनेगी और तभी ज्यादा से ज्यादा ब्लड ले पाएगा। बात समझ में आ गई। अब सारा ब्लड ये रिलैक्स था, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स था और इसने सारे ब्लड को कलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अब लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा, अब ये लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये सिकुड़ेगा तो इसमें जो ब्लड है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के कारण अब ये ब्लड किधर जाएगा, इसके पास ये रास्ता है कि ये वेंट्रिकल में जाए। तो उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, क्योंकि ये ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस समय ये रिलैक्स मोड में होगा। बात समझ में आई। वो चैम्बर जो ब्लड को रिसीव कर रहा होता है वो हमेशा रिलैक्स मोड में होता है। तो पहले लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स मोड में था तो इसने ब्लड को रिसीव किया, एक बार सारा ब्लड मिल गया। अब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ताकि सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन मैंने अब आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। अब व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो अब ये रिलैक्स मोड में था, अब जब सारा ब्लड यहां भर गया अब क्या होना है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय ये वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस से लेफ्ट आर्टरी में ना जाए। तो फिर ब्लड के पास एक ही रास्ता बचा
कि वो एओर्टा के थ्रू बाहर निकले। तो फिर अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर निकलेगा। When the muscular left ventricle contracts, in turn the blood is pumped out through the body, ठीक है, by aorta। एओर्टा के थ्रू सारा ब्लड बॉडी से मतलब हार्ट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स मोड में था, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट मोड में गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, और फिर जब ये रिलैक्स से वापस कॉन्ट्रैक्ट में आया तो सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप यहां देख लो कि ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब ये हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? लंग्स में। और किसके बीच हो रहा है? एल्वुलाई और ब्लड के बीच में। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, ये कौन सा चैम्बर है? राइट आर्ट्रियम। पहले ब्लड इसमें आएगा, ये देखो ब्लड आया, फिर इसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स में क्या है? एल्वुलाई। एल्वुलाई के ऊपर क्या है? कैपिलरीज, पतली दीवार की। तो उन कैपिलरीज में क्या है? ब्लड। अब इस ब्लड में क्या भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला जाएगा? एल्वुलाई में, और एल्वुलाई का जो ऑक्सीजन है वो किस में आ जाएगा? कैपिलरीज में। तो यहाँ लंग्स में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं इधर ऐसे बना दूं, ये एल्वुलाई है, मान लो ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई कहाँ होती है? लंग्स में। और ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनकी दीवारें बहुत पतली हैं। इसमें क्या था? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में क्या था? ऑक्सीजन। ये आ जाएगा कैपिलरीज में। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा? आप बताओ। लेफ्ट किस में आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर यहाँ एओर्टा के थ्रू क्या जाएगा? बाहर जाएगा ऑर्गन्स तक। तो ये आर्टरीज के थ्रू कहाँ आया? ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स में जाकर ये आर्टरीज कई ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी, और इन छोटी ब्रांच को हम कहेंगे कैपिलरीज। क्या कहेंगे? कैपिलरीज। तो आर्टरीज आगे चल के बहुत छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब इन कैपिलरीज के अगल बगल, ये तो मान लो लंग्स में हो रहा है, ये खेला तो लंग्स में हो रहा है, लेकिन यहाँ कैपिलरीज के अगल बगल क्या है? सेल। कैपिलरीज के अगल बगल सेल है, ये मान लो सेल है। अब ये जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, ये वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आया? लंग्स से। तो इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाना है? सेल्स तक। तो अगेन क्या है यहाँ? कैपिलरीज। जैसे यहाँ कैपिलरीज थी लंग्स में, उसी तरह सेल्स के आसपास कैपिलरीज हैं जो पतली दीवार की बनी है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज। तो यहाँ और यहाँ सिमिलैरिटी है, यहाँ भी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, यहाँ भी थिन वॉल्ड कैपिलरीज। पतली कैपिलरीज क्यों है? ताकि एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अब इन कैपिलरीज में क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसको दे देंगे? सेल को। और सेल में एरोबिक रिस्पिरेशन के कारण क्या बना था? एरोबिक रिस्पिरेशन के कारण बना था कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में आ जाएगा। फिर ये कैपिलरीज वापस से कंबाइन होकर वेन्स बना लेंगी, और वेन्स में क्या आ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया? ब्लड में। अब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स थ्रू लेकर कहाँ जाएंगी? हार्ट की तरफ। तो हम इसीलिए कहते हैं कि वेन्स ब्लड को ऑक्सीजन हार्ट की तरफ ले जाती है, और आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले आती है। और वेन्स और आर्टरीज को जोड़ने वाला कौन है? कैपिलरीज। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के हार्ट में हार्ट से जुड़ी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये उठा था, आपने देखा भी था कि कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर है? हार्ट के राइट साइड,
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर है, हार्ट के लेफ्ट साइड। ये कभी भी मिक्स नहीं होते। क्यों? सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते तो जो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाया जा रहा है यहां, वो ऑक्सीजन उतने मात्रा में, उतने क्वांटिटी में इफिशिएंट तरीके से नहीं पहुंचाया जाता अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते। लेकिन क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते, तो इसलिए हमेशा आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है और कैपिलरीज में जो डिवाइड हो गया, उस ब्लड में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन बहुत ही हाई अमाउंट में किसको मिल रहा है, सेल्स को, ताकि सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज करके एरोबिक रिस्पिरेशन कर सके। तो यानी ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई तभी हो पाएगी जब ब्लड मिक्स ना हो, और जब ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई होगी यानी ज़्यादा सप्लाई होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रिस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। और इस एनर्जी का हमको करना क्या है, इस हाई एनर्जी का हमको यूज़ है। और यूज़ क्या है? जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में यही देखा जाता है कि इनमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। और इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, ताकि ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई हो सके, है ना, इफिशिएंट सप्लाई हो सके ऑक्सीजन की, और उस ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई से ज़्यादा एनर्जी पैदा किया जा सके, और उस एनर्जी का फिर यूज़ कर कर ये बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसलिए भगवान ने इनको ऐसा बनाया है, यानी बर्ड्स को और मैमल्स को, इंसान भी मैमल्स हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, तो हमने ऐसा भगवान ने बनाया है कि इनके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, क्योंकि इनकी एनर्जी की डिमांड, बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी में एनर्जी की डिमांड बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, आपको क्या लगता है मेढक अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है? नहीं। मेढक क्या करता है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर उसको ठंडा लग रहा है ना, तो वो धूप में चला जाएगा और धूप से एनर्जी लेकर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स, चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े, बॉडी का एक एवरेज टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है जब तक हम बीमार ना पड़े। अगर हम हेल्दी हैं तो ठंड पड़े, गर्मी पड़े, बरसात हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। तो किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या लगती है? एफर्ट, एनर्जी खर्च होती है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो लगातार एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से लाएं? तो उसका तरीका है एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। और ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होगा इफ़िशिएंट तरीके से? तभी सप्लाई होगा जब ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से अलग कर दें। यानी कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना होने दें, तभी ऑक्सीजन की अच्छी सी इफ़िशिएंट सप्लाई होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी पैदा होगा, और उस एनर्जी का यूज़ करके बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। तो ये रीज़न है क्यों नहीं मिक्स होता ब्लड, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, उनकी एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें एम्फीबियंस की, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग, ठीक है, और यहाँ रेप्टाइल्स की जैसे क्रोकोडाइल, तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो मैनी रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स नहीं, जैसे ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल तो एक्सेप्शन में आता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन घर में जो छिपकली है वो तो रेप्टाइल है ना, उसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो मैनी रेप्टाइल्स, ऑल नहीं लिखा है, मैनी रेप्टाइल्स, ठीक है। और सारे के सारे एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। और 3 चैम्बर हार्ट होने के कारण थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, लेकिन उतना ये टॉलरेट कर लेते हैं, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
क्योंकि इनकी एनर्जी की डिमांड थोड़ी कम है, ठीक है। तो कम है तो थोड़ा कम ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए तो थोड़ा बहुत ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, क्योंकि चैम्बर तो 3 ही है ना। अब मछलियों की बात करें तो मछलियों में केवल 2 चैम्बर हर्ट होता है, केवल 2 चैम्बर। तो बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर, एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, और फिशेस में केवल 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, ठीक है। तो ब्लड इज पम्प टू द गिल्स एंड ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 2 चैम्बर जो हर्ट होते हैं ये होते कहाँ हैं? गिल्स में। मतलब गिल्स में ब्लड को क्या किया जाता है, जो पानी है, और पानी जो है वो गिल्स के थ्रू पास करता है, और गिल्स के अंदर ब्लड सप्लाई है ना। तो पानी में ऑक्सीजन, क्योंकि भाई मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। और पानी किसके थ्रू पास हो रहा है? गिल्स के थ्रू। मछलियों के गिल्स होते हैं ना, तो जब गिल्स के बगल से पास होता है ऑक्सीजन, मतलब पानी, तो उस पानी में जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें चला जाता है, और इस तरीके से ब्लड में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। और फिर उस ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है? इस चैम्बर से, हर्ट से पुश किया जाता है, ताकि मछलियों के शरीर में सारा ब्लड फ्लो हो जाए, ठीक है। दस ब्लड ग्लोज ओनली वंस थ्रू द हर्ट। अब मछलियों में क्योंकि 2 ही चैम्बर हर्ट है, तो जो ब्लड है वो हर्ट से एक साइकिल में एक ही बार गुजरता है, तो इसीलिए कहते हैं मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हर्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मछलियों में केवल 2 चैम्बर, तो ब्लड एक ही साइकिल में एक बार गुजरता है हर्ट से। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में एक साइकिल में ब्लड 2 बार एंटर करता है, इसीलिए मछलियों में तो सिंगल सर्कुलेशन है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये चैम्बर ऑफ हर्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात आती है ब्लड प्रेशर की। अब आप ये बताइए, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के साथ कहाँ फ्लो करता है? आर्टरीज में, वेन्स में, कि कैपिलरीज में? तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा चैम्बर लगा रहा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से जो ब्लड निकलेगा आर्टरीज में, वो सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा ना। तो आर्टरीज की दीवालों पर, आर्टरीज की दीवालों पे जो प्रेशर लगेगा, जैसे मान लो ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है प्रेशर के साथ, तो ये ब्लड आर्टरीज की दीवालों पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। तो ब्लड द्वारा आर्टरीज की इंटरनल वॉल्स पे लगाए गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर तब ज्यादा होगा जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना। तो यही जो ज्यादा वाला होता है उसे हम 120 मेजर करते हैं आमतौर पे नॉर्मली, और जो रिलैक्स कंडीशन में जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसको डायस्टोल कहते हैं, तब ये प्रेशर थोड़ा कम रहता है। और ये कम वाला कितना होता है? 80। तो इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट का जो नॉर्मल प्रेशर बताते हैं, वो ब्लड प्रेशर कितना बताते हैं? 120/80, 120/80। तो 120 कब? जो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 कब? जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, यानी उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इस डिवाइस को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो द फोर्स या द प्रेशर exerted by the blood on the walls of arteries is known as blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. यानी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर वेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब आती है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज का काम क्या है, व्हाट इज आर्टरीज, व्हाट आर कैपिलरीज, व्हाट इज वेन,
तो आर्टरी का काम है कैरी ब्लड, किधर कैरी करती है, हार्ट की तरफ कि हार्ट से दूर, याद करो, हार्ट से दूर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन्स। बॉडी के ऑर्गन्स हैं और उनके सेल्स हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। वेन्स का काम क्या है, इसका काम उल्टा है। वेन्स क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं। तो कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यहाँ अवे फ्रॉम हार्ट और यहाँ टुवर्ड्स हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। और कैपिलरीज का काम है इन दोनों को जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट्स आर्टरीज विथ वेन्स, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करना और एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में मदद करना, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। सेल्स में रिस्पिरेशन के कारण क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले लिया और कैपिलरीज के ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसे सेल्स को दे दिया। ठीक है, तो ये आपका आर्टरीज की दीवारें क्या होती हैं, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ एक खास बात यह है कि यहाँ थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की दीवारें थिक होती हैं और इनकी दीवार इलास्टिक होती है, थिक एंड इलास्टिक वॉल, ये इनकी एक खूबी है। ठीक है, थिक एंड इलास्टिक वॉल। वेन्स में वॉल्व होता है, हार्ट में तो वॉल्व पड़ा ही था, वेन्स में भी वॉल्व होता है, हैव वॉल्व्स, have valves that prevents backflow of blood, have valves that prevent backflow of blood। तो वॉल्व हमने हार्ट में भी पढ़ा था, दिल में, और उसी तरीके का वॉल्व वेन्स में भी होता है। अगर वेन्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेन्स ऐसी होती है, अगर ये वेन्स है तो वेन्स में इस तरीके से वॉल्व होगा। अब इसके कारण जो ब्लड किधर जा रहा है, टुवर्ड्स हार्ट, तो वो वापस ना आए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, तो ये वॉल्व क्या होते हैं, वो काम करते हैं। क्योंकि अगर आगे जाके पीछे आना चाहेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। तो हमारे हार्ट में भी वॉल्व होते हैं और वेन्स में भी वॉल्व होती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया तीनों ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब आप यहां देख ही रहे हो, क्लियर। चलिए, यहां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि एक तो ये बता दिया कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, और दूसरी चीज थिक और इलास्टिक वॉल्व होती है। वेन्स में आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, बैक टू द हार्ट। इनमें थिक वॉल्व नहीं होती, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड को हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो कराती हैं, यानी ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। तो ब्लड हमेशा फिर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और फिर कैपिलरीज जो हमारी तीनों ब्लड वेसल्स में सबसे छोटी हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, और ये बहुत पतली होती हैं, इतनी पतली कि इनकी थिकनेस भी केवल एक सेल जितनी है। तो 1 सेल थिक यानी बहुत पतली हो गई, क्योंकि सेल कितना ही थिक होता है। तो अगर कोई ब्लड वेसल 1 सेल की थिकनेस वाला है तो यानी बहुत पतला है, थिन है। ठीक है,
और उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। और थिन क्यों है? थिन इसलिए है ताकि एक्सचेंज हो सके। जो कैपिलरीज में ऑक्सीजन है वो सेल्स को दे दिया जाए और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लिया जाए। तो ज़्यादा एक्सचेंज तभी होगा जब थिकनेस बहुत कम होगी। तो ये बहुत कम थिकनेस है, एक सेल थिक मतलब बहुत थिन, है ना। तो इस तरीके से आपने ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, यानी कैपिलरीज की जो पतली दीवारें होती हैं उन्हीं के थ्रू ब्लड और सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका एक्सचेंज होता है। और फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्स बना लेती हैं और वेन्स आगे चल के ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। आर्टरीज हार्ट को, ब्लड को हार्ट से दूर लाती हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया आपको ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अब अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड का प्लाज्मा भी फ्लो हो रहा है, और प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में क्या है? फूड, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी फ्लो हो रहा है। और अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो आरबीसी फ्लो हो रहा है, आरबीसी में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। अब प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट्स में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो पाई कहीं और जाती हैं लेकिन ज़रूरत उसकी कहीं और होती है। जैसे पानी, आप प्लांट को पानी देते हो तो प्लांट के ऊपर नहीं गिराते, उसके जड़ में, मिट्टी में डालते हो। तो पानी मिट्टी में है, मिट्टी से यह पानी प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तभी तो आइए इसे समझते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे पार्ट पर हम जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक वैसे ही जैसे टंकी तक पानी पहुंचाना है तो मोटर के साथ पाइप भी चाहिए, ठीक उसी तरह प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्यूब, पाइप चाहिए। उन पाइप्स को हम कंडक्टिंग ट्यूब्स कह रहे हैं। तो प्लांट में एक इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं, और इन्हीं कंडक्टिंग ट्यूब्स को कहा जाता है जाइलम और दूसरे को कहा जाता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जाइलम को फ्लोएम से मतलब नहीं, फ्लोएम को जाइलम से मतलब नहीं, दोनों अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे, इसीलिए इसे लिखा गया इंडिपेंडेंट। तो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना है, जो कि एक तरीके के इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं। अब ये ट्यूब जो जाइलम और फ्लोएम है किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? तो अगर हम बात करें जाइलम का, तो जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड, ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है। और फूड कहां से बना? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कहां हुआ? पत्तियों से। तो पत्तियों में जो खाना बना उसको प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा, और जो मिट्टी में जो पानी और मिनरल्स हैं उनका मिट्टी के अंदर जब वो प्लांट्स में आते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है। और ये दोनों कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं। बात समझ में आ गई? जाइलम और फ्लोएम, डन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, फिर हम फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखें, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल किसका काम है? जाइलम का। और जाइलम इस काम को करने के लिए वो दो पार्ट से बना होता है, यानी कि जाइलम को दो चीजें हेल्प करती हैं। तो जाइलम में पाया जाता है वेसल्स और जाइलम में पाया जाता है ट्रैकिड्स, यानी जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम, अब ये ट्रैकिड वेसल्स कहां पाए जाते हैं? रूट में भी पाए जाते हैं, रूट में भी ट्रैकिड वेसल्स होते हैं। वो ट्रैकिड वेसल्स स्टेम के ट्रैकिड वेसल्स से जुड़े होते हैं, और स्टेम के ट्रैकिड वेसल्स लीव्स के ट्रैकिड वेसल्स से जुड़े होते हैं। यानी पूरी रूट, जड़ से लेकर पत्तियों तक ये ट्रैकिड और वेसल्स आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड। तो वही लिखा है
कि द ट्रैकिड एंड वेसल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा, अब आप ही मानिए कि पाइप बीच में से टूट गई, कई बार ऐसा होता है ना कि पाइप छोटी पड़ गई, तो हम उस पाइप में दूसरी पाइप जोड़ देते हैं। गर्मी में कूलर में पानी भरना है, नल दूर है, नल से हमने पाइप लगाया, लेकिन वो पाइप छोटी पड़ गई, कूलर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमने एक पाइप और लगा दिया, तो दो पाइप आपस में कनेक्ट हो गई, तभी तो नल का पानी कूलर तक जाएगा। लेकिन अगर पाइप बीच में से कनेक्टेड ना हो, टूट जाए, तो क्या वो जहाँ तक पानी पहुँचाना है कूलर तक, क्या पानी पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए रूट में सॉइल से वाटर और मिनरल्स कहाँ गया? रूट में। अब वो रूट से वाटर और मिनरल कहाँ पहुँचाना है? लीव्स तक। तो ये ज़रूरी है कि रूट, स्टेम और लीव्स के ट्रैकिड वेसल्स आपस में क्या हो? इंटरकनेक्टेड, ताकि एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाए, सिस्टम बन जाए, जिसके वजह से वाटर कंडक्टिंग, पानी का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके और रूट से सारा मिनरल्स और वाटर पत्तियों तक पहुंच सके। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना है कि जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स होते हैं और ये ट्रैकिड वेसल स्टेम, रूट और लीव्स में पाए जाते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे एक सिस्टम, एक लगातार कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है और उस पाथ से होते हुए पानी और मिनरल्स पहुंच जाता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स, फ्रॉम रूट टू लीव्स। पहले जड़ में आएगा, फिर स्टेम में जाएगा, फिर लीव्स तक जाएगा। तो अब आप ये बताओ, रूट किधर होगा प्लांट में? नीचे की तरफ। पत्ती कहाँ होगी? जमीन से ऊपर। तो रूट से लीव्स यानी पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का वो अपवर्ड है। प्लांट्स में पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होता है? दो तरीके से होता है। पानी को नीचे से ऊपर ढकेला भी जाता है, क्योंकि ऊपर पहुंचाना है, तो एक तरीका है नीचे से ढकेलो तो ऊपर पहुंच जाए, और दूसरा तरीका है ऊपर से खींचो। दोनों तरीका अडॉप्ट किया जाता है प्लांट्स में। प्लांट्स में पानी और मिनरल्स को ढकेला भी जाता है, और ढकेलने का काम रूट प्रेशर करता है ना, ऊपर। और ऊपर से उसी पानी और मिनरल्स को खींचा भी जाता है ऊपर की तरफ, पुल। तो ये काम ट्रांसपिरेशन करता है। तो यानी पानी को, मिनरल्स को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स है रूट प्रेशर, जो पानी को ऊपर पुश कर रहे हैं, और दूसरा है ट्रांसपिरेशन, जो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ से जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ता है कि नहीं? तो वो ऊपर से एक तरीके से सक्शन क्रिएट हो रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक उसी तरह जड़ में पानी है और ट्रांसपिरेशन से उस पानी को ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को आइए पढ़ लेते हैं कि रूट प्रेशर कैसे काम करता है, ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं रूट प्रेशर पे। तो रूट्स को पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। तो रूट्स में जो सेल्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में होते हैं? सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं। तो जो रूट के, जड़ के सेल्स हैं, जड़ किसका हिस्सा है? प्लांट का। जड़ किससे बना होगा? सेल से। तो जो सेल्स होती हैं रूट्स की, वो सॉइल से एक्टिवली आयंस ले लेती हैं। एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके। जैसे मान लो यहाँ कौन सा आयन है? ये है सोडियम आयन। यहाँ कौन सा है? पोटेशियम आयन। ठीक है, यहाँ क्लोराइड आयन। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब जड़ तो ये है, ये है जड़, ये देखो, ये जड़ है, ये जड़ है, ये सब रूट है। तो रूट के जो सेल्स होंगे वो एनर्जी खर्च करेंगे, और एनर्जी खर्च करके इस सोडियम को सेल्स के अंदर ले लेंगे। तो सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से आयंस को एनर्जी खर्च करके जबरदस्ती आयंस को सेल्स के अंदर ले लिया जाता है। मिट्टी से आयंस को सेल के अंदर ले लिया जाता है। कौन से सेल? रूट में पाए जाने वाले सेल्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसके वजह से हुआ क्या?
दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। अब अगर मिट्टी के सारे आयंस जबरदस्ती रूट्स के सेल्स में भर दिए जाएंगे तो मिट्टी में आयंस की कमी हो जाएगी और रूट के सेल्स में आयंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो आयंस ज्यादा रूट्स में और मिट्टी में आयंस कम, तो आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, वेरी कर रहा है, डिफर किया। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पानी है वो मिट्टी से, पानी जो है वो मिट्टी से कहाँ मूव करती है, सेल्स में मूव करती है। तो आयंस गए और उसके कारण कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हुआ और इस डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, और इसलिए जो पानी है वो रूट्स में मूव करता है। टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, जो आयंस का जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ किसके बीच, सॉइल और रूट के सेल्स के बीच, उसको खत्म करने के लिए पानी भी पीछे पीछे रूट्स में आ जाता है। तो इस तरीके से पानी कहाँ गया, रूट्स में, और रूट्स के ट्रैकिड और वेसल्स में आ गया और उसी पानी में मिनरल्स डिसॉल्व हैं। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। हाँ, अब जो पानी रूट्स में आया तो पहले से जो पानी था वो कहाँ गया। तो जब नया पानी आया होगा उसने पहले से मौजूद पानी को ढकेला होगा ऊपर की तरफ, है ना। जैसे मान लो यहां पानी था, रूट्स में पानी था, अब ये पानी ये इसमें आया, जबरदस्ती भरा गया ना, तो फिर ये पानी और ऊपर खिसक गया होगा, इसने ऊपर वाले पानी को ढकेला होगा, इस तरीके से पानी को ऊपर पुश किया गया। तो दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट जाइलम क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो आयंस जबरदस्ती एनर्जी खर्च करके जब हमने रूट के सेल्स में भरा तो आयंस का जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हुआ, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए पानी भी मिट्टी से, सॉइल से कहाँ आ गया, सेल्स में, रूट के सेल्स में। ठीक है, अब रूट के सेल्स में पानी आया तो जो पहले से पानी था वो थोड़ा और ऊपर गया और वो जो पानी था वो और ऊपर गया। तो यानी कि लगातार पानी जड़ों में भरता जाएगा तो जड़ों के जाइलम से लगातार पानी को ऊपर पुश किया जाएगा, तो एक कॉलम क्रिएट हो जा रहा है ना, एक तरीके से कॉलम क्रिएट हो जा रहा है। ये सब पानी है, ये सब पानी है। तो जब भी नया पानी आएगा तो वो ऐसे ढकेलेगा ना, तो नीचे वाला पानी अपने ऊपर वाले को ढकेलेगा, तो एक कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो रहा है और जिसे इस कॉलम ऑफ वाटर को हमेशा अपवर्ड पुश किया जा रहा है। और यही प्रेशर होता है रूट प्रेशर, जिसके वजह से पानी और पानी में डिसॉल्व्ड मिनरल्स हमेशा प्लांट के ट्रैकिड और वेसल्स में ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं और इस तरीके से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात समझ में आ गई। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर प्लांट बहुत लंबा है, हाउएवर दिस प्रेशर, कौन से प्रेशर की बात हो रही है, दिस मतलब रूट प्रेशर की बात हो रही है। However, root pressure by itself is unlikely to enough to move water over the heights in that we commonly see in plant. लेकिन अगर प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है और बहुत ऊपर तक पानी पहुंचाना है तो अकेले रूट प्रेशर में इतना दम नहीं है कि वो पानी बहुत ऊपर तक प्लांट में पहुंचा सके। ये बाहुबली तो है नहीं। तो फिर तब रूट प्रेशर को एक और फोर्स हेल्प करता है और वो है आपका ट्रांसपिरेशन, जो हमने पढ़ा था। हमने कहा था ना कि पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है। एक तरीका रूट प्रेशर, लेकिन जब प्लांट बहुत हाइट वाला है, बहुत लंबा है, तो अकेले रूट प्रेशर से काम नहीं चलेगा। तब इसे मदद करने के लिए कौन आता है, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड। देखो यहां भी वाटर अपवर्ड ही मूव कर रहा है टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो अनदर स्ट्रेटेजी है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। क्या है, ट्रांसपिरेशन, जो पानी को पुश नहीं कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है।
तो इसीलिए पड़ा नाम ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? अब आप ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? पत्तियों में। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पत्तियों के अंदर कैसे एंटर करेगा? स्टोमेटल पोर से। तो जब स्टोमेटा के पोर ओपन होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए, उसी समय ये भी तो खतरा है कि धूप पत्तियों पे पड़ रही है तो पत्तियों के अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट होकर इसी स्टोमेटल पोर से क्या आ जाए? बाहर। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है लीव्स। तो लीव्स से पानी का इवेपोरेशन होना, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। यानी अब आप देखो, ऐसे समझो, मान लो ये पत्ती है, ठीक है, पत्तियों में ये है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का छेद, ठीक है। अब ये है क्या? अब आपने पढ़ा है कि जो जाइलम होता है वो जाइलम रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम पत्तियों के जाइलम से कनेक्टेड होता है। यानी नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक पानी चैनल में भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। समझ में आ गया? अब ट्रांसपिरेशन होगा, क्यों होगा? पत्तियों पर क्या पड़ रही है? सनलाइट। तो सनलाइट के कारण, गर्मी के कारण जो स्टोमेटा का छेद है उससे ये पानी भाप बनकर इवेपोरेट होगा। तो जब ये वाला पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो इसकी जगह नीचे वाला पानी ले लेगा और इसकी जगह फिर ये वाला ले लेगा। यानी सब लोग लाइन में खड़े हैं। जैसे बैंक में आपने देखा होगा कि टिकट कटाने रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो लोग लाइन में लगते हैं। जैसे पहला बंदा काउंटर से टिकट लेके हटा तो उसकी जगह पीछे वाला बंदा ले लेता है और उस बंदे की जगह उसके पीछे वाला बंदा ले लेता है। तो लगातार लाइन आगे बढ़ रही होती है। ठीक उसी तरह ये पानी पूरा रूट से लेकर स्टेम, स्टेम से लेकर पत्तियों तक है। तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा पानी इवेपोरेट होता जाएगा, उस जगह का, उस पानी की जगह नीचे वाला या पीछे वाला पानी लेगा। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पानी को कोई चूस रहा है, खींच रहा है, और उसी फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो रूट प्रेशर के कारण पानी को ऊपर की तरफ पुश भी किया जा रहा है और ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण पानी को ऊपर खींचा भी जा रहा है। और इन दोनों फोर्स के कारण पानी प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। पानी के साथ साथ मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है और वो सारा पानी आ जाता है कहाँ? रूट से स्टेम, स्टेम से पत्तियों में, और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड आया, पानी आया, फोटोसिंथेसिस होगा, पत्तियों में खाना बन जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट ए सक्शन which pulls water from the xylem cells of the root. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो ट्रांसपिरेशन का मतलब प्लांट के एरियल पार्ट्स, खास तौर से एरियल पार्ट में सबसे कॉमन क्या है? पत्तियां। तो चाहे एरियल पार्ट्स कहो या लीव्स कह लो, तो द लॉस ऑफ वाटर या द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर from the leaves या from the aerial parts of the plant is known as transpiration. और ये ट्रांसपिरेशन क्या बनाता है? एक सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन मतलब खिंचाव, और ये खिंचाव वाटर को ऊपर की तरफ पुल कर लेता है और जो पानी रूट में है वो स्टेम में आता है और स्टेम का पानी लीफ में चला जाता है। तो रूट प्रेशर पुश कर रहा था पानी को और ऊपर से ट्रांसपिरेशन पानी को खींच रहा था। तो दो लोग हैं जो पानी को हमेशा ऊपर की तरफ पहुंचा रहे हैं प्लांट्स में। ऊपर की तरफ मतलब रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। दो फोर्स के कारण होता है, एक रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये पानी का हो गया। लेकिन
जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से खाना बना, तो वो खाना केवल पत्तियों को ज़रूरत है, रूट्स को भी तो ज़रूरत है, बर्ड को, कली को भी ज़रूरत है, फ्रूट्स को भी ज़रूरत है। तो पत्तियों में जो खाना बना उसको दूसरे अलग अलग ऑर्गन्स तक, प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो खाने को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। बात समझ में आ गई? तो नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, खास तौर से फोटोसिंथेसिस, आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? पत्तियों में। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो कैसे मूव करेगा फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? अब इसको देखते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स में हम एक खास तौर से एक अलग नाम देते हैं, दैट इज ट्रांसलोकेशन। और ये कैसे होता है? आपको भी पता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कौन करता है? उस कंडक्टिंग ट्यूब का नाम है फ्लोएम। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ट्रांसलोकेशन आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज मैं बता दूं, पत्तियां बीचों बीच है, मान लो पत्तियों में खाना बना, अब ये खाना नीचे रूट तक भी जाना है और हो सकता है यही खाना ऊपर फ्रूट तक भी पहुंचाना है या बड तक पहुंचाना है। तो यानी खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। हाँ, पानी का तो मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करता कौन है? उस टिश्यू का नाम फ्लोएम है। तो जाइलम पानी और मिनरल्स का, फ्लोएम प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज फूड का। किधर? डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, अब फूड में तो ग्लूकोज है, लेकिन फूड में ग्लूकोज के अलावा भी और किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? तो उसमें नाम आता है उसमें नाम आता है एमिनो एसिड का। तो बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब बच्चे समझ नहीं पाते फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो यानी ग्लूकोज के अलावा एमिनो एसिड का भी ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड थ्रू द स्टोरेज ऑर्गन। बना कहाँ? पत्तियों में, और इसको भेजना कहाँ है? स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन आपका रूट भी हो सकता है जो कि नीचे है, फ्रूट भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, और ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो बना पत्तियों में और भेजना कहाँ है? स्टोरेज ऑर्गन में। तो ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को पत्तियों से स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि फ्रूट, सीड, रूट में भेजने का जो प्रोसेस है उसे ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये फ्लोएम के थ्रू होता है। और इस फ्लोएम में जो दो पार्ट्स हैं वो कौन है? वो सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं जो इस काम में उसकी मदद करते हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। जैसे जाइलम दो पार्ट से बना है, ट्रैकिड और वेसल्स, उसी तरह फ्लोएम दो पार्ट से बना है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इन सभी चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। क्योंकि खाना कहाँ बना? पत्तियों में। रूट कहाँ है? नीचे। तो पत्तियों से खाना नीचे भी जाएगा, पत्तियों से खाना ऊपर फ्रूट्स तक भी जा सकता है। तो यानी ट्रांसलोकेशन फूड का दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन पानी का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है। होता कैसे है भाई? ग्लूकोज कहाँ बना? ग्लूकोज बना पत्तियों में, पहुंचाना कहाँ है? स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि रूट में, जैसे कि फ्रूट में, जैसे कि सीड में। तो ये होगा कैसे? तो अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, यानी जैसे जाइलम में पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसके कंपैरिजन में फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखिए, द ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन
इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी खर्च करना पड़ता है। कैसे एनर्जी खर्च करना पड़ता है? देखो, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब सुक्रोज भी एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसे भेजना है कहाँ? पत्तियों से मान लो स्टोरेज ऑर्गन तक। तो पहली चीज तो इसे फ्लोएम में भेजना डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोएम ही तो लेके जाएगा। तो मटेरियल जैसे कि सुक्रोज फ्लोएम में भेजा जाता है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप नहीं जाएगा, आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, आपको यानी प्लांट्स को। तो प्लांट्स एटीपी को तोड़ते हैं, उससे जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का यूज करके पत्तियों में जो सुक्रोज है या कह लो ग्लूकोज है उसे फ्लोएम में भरते हैं। ठीक है। अब जैसे ही फ्लोएम में सुक्रोज भरा, मान लेते हैं ये फ्लोएम है, ऐसे मान लो, ठीक है। मान लेते हैं यहां फ्लोएम भर गया, एनर्जी खर्च किया प्लांट ने, और यहां फ्लोएम में क्या भर दिया? सॉरी, फ्लोएम नहीं है, फ्लोएम तो ये ट्यूब है, और इसमें जबरदस्ती क्या भरा गया? सुक्रोज। तो जैसे ही फ्लोएम में सुक्रोज को भरा गया तो फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो फ्लोएम में जैसे ही सुक्रोज मूव करेगा, यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सुक्रोज के साथ साथ पानी भी यहां भर जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम। अब ये पानी के भरने से यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां कैसा क्रिएट हो गया? हाई प्रेशर। और इधर हो गया लो प्रेशर। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ अब ये जो खाना है, सुक्रोज है, अब ये हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच इज हैव लेस प्रेशर। जहां लेस प्रेशर है वहां मूव करेगा। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। और इस तरीके से प्लांट की जरूरत के हिसाब से जो भी फूड है उसे पहुंचाया जाता है फ्लोएम की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्प्रिंग के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड। जब स्प्रिंग का मौसम आता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, अब नए फ्लावर खिलते हैं। तो जब नए फ्लावर खिलते हैं तो कली से ही तो फ्लावर बनता है। तो यानी बड कली में क्या चाहिए? खाना। और खाना कहाँ स्टोर था उस समय? रूट में। तो जो रूट का फ्लोएम है उसमें खाना जब भरेगा तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी भी भरेगा। तो रूट का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ हाई प्रेशर, और जो बड है वहाँ लो प्रेशर। तो इस तरीके से जो शुगर है स्प्रिंग के मौसम में वो रूट्स के फ्लोएम से होते हुए कली तक ये खाना पहुँच जाएगा, और फिर कली को उस खाने से एनर्जी मिलेगी और वो ग्रो करेगा और वही कली फ्लावर बन जाएगा। ठीक है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें फ्लोएम हेल्प करता है, और उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और एनर्जी खर्च करके ज़बरदस्ती ग्लूकोज या सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट जो भी मान लो उसे यानी खाना, उसे ज़बरदस्ती फ्लोएम में भरा जाता है। फ्लोएम में भरने से वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वहाँ फिर पानी मूव कर जाता है। तो जहां आपने खाने को फ्लोएम में भरा था वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और जहां खाने को पहुंचाना है वहां लो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो फिर खाना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लोएम में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। खाने के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन ना बोल के एक स्पेशल टर्म दिया गया, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ आपका ये टॉपिक एंड होता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस वीडियो को जितना लाइक करें, शेयर करें, उतना ही बढ़िया रहेगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल सके, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। थैंक यू सो मच।